राजकुमार सुनता जा रहा था। पास ही एक मोटर खड़ी थी। फुटपाथ पर खड़े ये चारों बात कर रहे थे। घृणा से राजकुमार का अंग अंग जल उठा। इन बातों से क्या उसके चरित्र पर कहीं संदेह करने की जगह रह गई? इससे भी बड़ा प्रमाण और क्या होगा? छी, इतना पतन भी राजकुमार जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष सह सकता है? उसे लगा कि किसी अंध कारागर से मुक्ति मिली। उसका उतनी देर के लिए रव रव भोग था समाप्त हो गया। वो सीधे कार्नवालिस स्ट्रीट की तरफ चला। चोर बागान अपने डेरे पर पहुंच ससंकोच कपड़े उतार दिए, धोती बदल डाली, नए कपड़े लपेटकर नीचे एक बगल जमीन पर रख दिए। हाथ पैर धो अपने चारपाई पर लेट रहा। बिजली की बत्ती जल रही थी। चंदन की याद आई। बिजली से खिंची हुई सी कनक यहाँ अपने प्रकाश में चमक उठी। राजकुमार जितनी ही घृणा, जितनी ही उपेक्षा कर रहा था, वो उतनी ही चमक रही थी। आंखों से चंदन का चित्र उस प्रकाश में छाया की तरह विलीन हो जाता, केवल कनक रह जाती थी। कान बराबर उस मधुर स्वर को सुनना चाहते थे। हृदय से निरंतर प्रतिध्वनि होने लगी। आज यहीं रहो, बहुत सी बातें हैं, सुन लो, फिर कभी ना आना, मैं हमेशा ही तुम्हारी राह छोड़ दिया करूंगी। राजकुमार ने नीचे देखा। अखबार वाला झरोखे से उसका अखबार डाल गया। उठकर पढ़ने लगा। अक्षर लकीर से मालूम पड़ने लगे। जोर से पलकें दबा ली। हृदय में उदास खड़ी कनक कह रही थी, आज रहो। राजकुमार उठकर बैठ गया। एक कुर्ता निकालकर पहनते हुए घड़ी की तरफ देखा। ठीक 10 का समय था। बॉक्स खोलकर कुछ रुपए निकाले, स्लीपर पहनकर बत्ती बुझा दी, दरवाजा बंद कर दिया। बाहर सड़क पर आ खड़ा टैक्सी देखता रहा। टैक्सी टैक्सी खड़ी हो गई। राजकुमार बैठ गया। कहाँ चलिएगा? भवानीपुर। टैक्सी एक 2 मंजिले मकान के गेट के सामने फुटपाथ पर खड़ी हुई। राजकुमार ने भाड़ा चुका दिया। दरबान के पास जा खबर देने के लिए कहा, अरे भैया, यहाँ बड़ी आफत रही, अब आपको मालूम हो जाएगा। माता जी को साथ लेकर बड़े भैया लखनऊ चले गए। घर में बहुरानी अकेली है। एक सांस में दरबार सुना गया। फिर दौड़ता हुआ मकान के नीचे से पुकारने लगा, महरी, ओ महरी, सो गई क्या? महरी नीचे आई। क्या है, इतनी रात को महरी हो महरी? अरे भाई, खफा ना हो, जरा बहुरानी को खबर कर दे, रज्जू बाबू खड़े हैं। ये बात नीचे से कह नहीं सकते थे? 3 जगह से लोच खाती हुई, खासतौर से दरबान को अपनी नजाकत दिखाने के उद्देश्य से महरी चली गई। इस दरबान से उसका कुछ प्रेम था, पर ध्वनि तत्व के जानकारों को इस दरबान के प्रति बढ़ते हुए अपने प्रेम का पता लगाने का मौका अपने ही गले की आवाज से वो किसी तरह भी ना देती थी। ऊपर से उतरकर दासी राजकुमार को साथ ले गई। साफ, अल्पसंचित एक बड़े से कमरे में 21-22 साल की एक सुंदरी युवती पलंग पर संध्या की संकुचित सरोजिनी की तरह उदास बैठी हुई थी। पलकों के पत्र आंसुओं के शिशिर से भारी हो रहे थे। एक और एक विश्रृंखल अंग्रेजी संवाद पत्र पड़ा हुआ था। कई रोज बाद आए रज्जू बाबू, अच्छे तो हो ना? युवती ने सहज धीमे स्वर से पूछा। जी। राजकुमार ने पलंग के पास जा हाथ जोड़ सिर झुका दिया। बैठो। कंधे पर हाथ रख युवती ने प्रति नमस्कार किया। पास की एक कुर्सी पलंग के बिल्कुल नजदीक खींचकर राजकुमार बैठ गए। रज्जू बाबू, तुम बड़े मुरझाए हुए हो। 4 ही रोज में आधे रह गए, क्या बात है? तबीयत अच्छी नहीं थी? तबीयत अच्छी नहीं थी। इच्छा रहते हुए भी राजकुमार को अपनी विपत्ति सुनाना अनुचित जान पड़ा। कुछ खाया तो क्यों होगा? युवती ने सस्नेह पूछा। नहीं, इस वक्त नहीं खाया। राजकुमार ने चिंता से सिर झुका लिया। महरी, महरी। महरी सुखासन में बैठी हुई कुछ बीड़ों में चूना और कत्था छोड़ चिट चिट सुपारी कतर रही थी। आवाज आ सरौता रखकर दौड़ी। जी। महरी पलंग के बगल में खड़ी हो गई। मिठाई, नमकीन और कुछ फल तश्तरी में ले आ। महरी चली गई।
हम लोग तो बड़ी विपत्ति में फंस गए रज्जू बाबू। अखबार में तुमने पढ़ा होगा। हाँ, अभी ही पढ़ा है, पर विशेष बात में कुछ समझ नहीं सका। मुझे भी नहीं मालूम। छोटे बाबू ने तुम्हारे भैया को लिखा था कि वहाँ किसानों का संगठन कर रहे। इसके बाद ही सुना लखनऊ षड्यंत्र में गिरफ्तार हो गए। कहते कहते युवती की आंखें भर आई। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली। कुछ देर कमरा प्रार्थना मंदिर की तरह निस्तब्ध रहा। बात यह है कि राज कर्मचारी बहुत जगह अकारण की लांछन लगाकर दूसरे विभाग के कार्यकर्ताओं को भी पकड़ लिया करते हैं। अभी तो ऐसा ही जान पड़ता है। ऐसी ही बात होगी बहू जी। और लोग छिपकर बागी हो जाते हैं। उन्हें बागी बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पदाधिकारियों पर है। उनके साथ इनका कुछ ऐसा तीखा बर्ताव होता है। ये जैसी नीची निगाह से उन्हें देखते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। और उनकी मनुष्यता जिस तरह भी संभव हुआ इनके अधिकारों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर बैठती है। मुमकिन है ऐसा ही कुछ छोटे बाबू के साथ भी हुआ हो। बाबूजी चलते समय भैया और कुछ भी तुमसे नहीं कह गए? तेज निगाह से राजकुमार ने युवती को देखकर कहा। ना। युवती सरल नेत्रों से इसका आशय पूछ रही थी। यहाँ चंदन की किसी दूसरी तरह की चिट्ठियां तो नहीं है? युवती घबराई। मुझे नहीं मालूम। उनकी विप्लवात्मक किताबें तो होंगी ही, अगर ले नहीं गए। मैंने उनकी अलमारी नहीं देखी। युवती का कलेजा धक धक करने लगा। ताज्जुब क्या अगर कल पुलिस यहाँ सर्च करे? युवती त्रस्त चितवन से सहायता प्रार्थना कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए रज्जू बाबू। मुझे इन बातों से बड़ा डर लग रहा है। बहू जी, राजकुमार ने चिंता की नजर से कल्पना द्वारा दूर परिणाम तक पहुंचकर पुकारा। क्या? स्वर के तार में शंका थी। चाबी तो अलमारियों की होगी ही तुम्हारे पास। चंदन की पुस्तकें और चिट्ठियां जितनी हो सब एक बार देखना चाहता हूँ। युवती घबराई हुई उठकर द्वार की ओर चली। खोजकर चाबियों का एक गुच्छा निकाला। राजकुमार के आगे आगे जीने से नीचे उतरने लगे। पीछे राजकुमार अवश्यम भावी विपत्ति पर अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता हुआ नीचे एक बड़े से हॉल के एक ओर कमरा था। यही चंदन का कमरा था। वो जब यहाँ रहता था प्रायः इस कमरे में बंद रहा करता था। ऐसा ही उसने पढ़ने का व्यसन था। कमरे में कई अलमारियां थी। अलमारियों की अद्भुत किताबें राजकुमार की स्मृति में अपनी करुणा की कथाएं कहती हुई सहानुभूति की प्रतीक्षा में मौन ताक रही थी। कारागार उन्हें असह्य हो रहा था। वे शीघ्र ही अपने प्रिय के पाणी ग्रहण की आशा कर रही थी। बहू जी, गुच्छा मुझे दे दो। राजकुमार ने एक अलमारी खोली। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किताबें निकालता हुआ फटाफट फर्श पर फेंक रहा था। युवती यंत्र की तरह टेबल के सहारे खड़ी आपलक दृष्टि से उन किताबों को देख रही थी। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कुल अलमारियों की राजकुमार ने अच्छी तरह तलाशी ली। जमीन पर करीब करीब 150 किताबों का ढेर लग गया। फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, भारत, इजिप्ट, इंग्लैंड सब देशों की सजीव स्तर में बोलती हुई स्वतंत्रता के अभिषेक से दृप्त मुख मनुष्य को मनुष्यता की शिक्षा देने वाली किताबें थी। राजकुमार 2 मिनट तक दोनों हाथ कमर से लगाए उन किताबों को देखता रहा। युवती राजकुमार को देख रही थी। टप टप कई आंसू राजकुमार की आंखों से गिर गए। उसने एक ठंडी सांस ली। मुकुलित आंखों से युवती भविष्य के शंकर की ओर देख रही थी। ये कुल किताबें अब चंदन के राजनीतिक चरित्र के लिए आपत्तिकर हो सकती है। जैसा जान पड़े करो। भैया जी शायद इन्हें जला देते। और तुम? मैं जला नहीं सकूंगा। तब? भाई चंदन, तुम जीते। मेरी सौंदर्य की कल्पना एक दूसरी जगह छिन गई। मेरी दृढ़ता पर तुम्हारा विजय हुई। राजकुमार सोच रहा था। युवती राजकुमार की ओर एकटक देख रही थी। इन्हें मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा अगर तुम भी पकड़ लिए गए। ना रज्जू बाबू, इन्हें फूंक दो। क्या? राजकुमार की आंखें देख युवती डर गई।
राजकुमार ने किताबों को एकत्र कर बांधा, फिर कहा, और जहां जहां आप जानती हैं, जल्द देख लीजिए, अब तो 2 बज रहे होंगे।